नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में पाठ 19 तारों की जीवन यात्रा इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्न उत्तर करेंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों के मैथ्स के भी वीडियो बना करके इस चैनल पे अपलोड किया गया है। आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये पाठ 19 तारों की जीवन यात्रा उसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? खोजोगे तो पाओगे। यहाँ पे खाली जगह दिया गया है, उसको हमको फिल करना है। पहले में क्या दिया गया है? हमारे निहारिका का नाम खाली जगह है। इसके उत्तर में आएगा मंदाकिनी। हमारे निहारिका का नाम मंदाकिनी है। दूसरे में क्या दिया गया? प्रचंड दूरी मापने के लिए खाली जगह इकाई का उपयोग होता है। इसके उत्तर में आएगा प्रकाश वर्ष। प्रचंड दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का उपयोग होता है। तीसरे में क्या दिया गया? प्रकाश का वेग खाली जगह किलोमीटर पर सेकंड है। इसके उत्तर में आएगा 3 लाख। प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। चौथे में क्या दिया गया? हमारे आकाशगंगा में लगभग खाली जगह तारे हैं। इसके उत्तर में आएगा 100 अरब। हमारे आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। पांचवें में क्या दिया गया? सूर्य की अंतिम अवस्था खाली जगह होगी। इसके उत्तर में आएगा श्वेत वटु। सूर्य की अंतिम अवस्था श्वेत वटु होगी। छठवें में क्या दिया गया? तारों का जन्म खाली जगह बादलों से होता है। इसके उत्तर में आएगा अंतर तारिकीय। तारों का जन्म अंतर तारिकीय बादलों से होता है। सातवें में क्या दिया गया? आकाशगंगा ये एक खाली जगह निहारिका है। इसके उत्तर में आएगा चक्राकार। आकाशगंगा ये एक चक्राकार निहारिका है। आठवें में क्या दिया गया है? तारा यह खाली जगह गैसों का गोला होता है। इसके उत्तर में आएगा तप्त। तारा यह तप्त गैसों का गोला होता है। नौवें में क्या दिया गया? तारों का द्रव्यमान खाली जगह द्रव्यमान के सापेक्ष मापा जाता है। इसके उत्तर में आएगा सूर्य के। तारों का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के सापेक्ष मापा जाता है। 10वें में क्या दिया गया? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने के लिए खाली जगह समय लगता है, तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने के लिए खाली जगह समय लगेगा। इसके उत्तर में आएगा 8 मिनट और 1 सेकेंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने के लिए 8 मिनट समय लगता है, तो चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने के लिए 1 सेकेंड समय लगेगा। 11वें में क्या दिया गया? तारे का द्रव्यमान जितना अधिक उतना ही उसका खाली जगह जलद गति से होता है। इसके उत्तर में आएगा उत्क्रांति। तारे का द्रव्यमान जितना अधिक उतना ही उसका उत्क्रांति जलद गति से होता है। 12वें में क्या दिया गया? तारों के जीवन काल में कितने प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है, यह उसके खाली जगह पर निर्भर होता है। इसके उत्तर में आएगा द्रव्यमान। तारों के जीवन काल में कितने प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है, यह उसके द्रव्यमान पर निर्भर होता है। दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया? कौन सच कहता है? पहला है प्रकाश वर्ष यह इकाई समय के मापन के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके उत्तर में आएगा यह असत्य है। सत्य कथन क्या है? प्रकाश वर्ष इकाई दूरी मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? तारों की अंतिम अवस्था उनके मूल द्रव्यमान पर निर्भर होती है। इसके उत्तर में आएगा सत्य। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? तारों का गुरुत्वीय बल उसके इलेक्ट्रॉन के दाब से संतुलित होने पर तारा न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। इसके उत्तर में आएगा यह असत्य है। सत्य कथन क्या है? तारों का गुरुत्वीय बल उसके न्यूट्रॉन्स के बल से संतुलित होने पर न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है? कृष्ण विवर से केवल प्रकाश ही बाहर निकलता है। इसके उत्तर में आएगा यह असत्य है। सत्य कथन क्या है? कृष्ण विवर से केवल प्रकाश भी बाहर उत्सर्जित नहीं होता। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया? सूर्य के उत्क्रांति के दौरान सूर्य महाराक्षसी अवस्था से जाएगा। इसके उत्तर में आएगा असत्य। सत्य कथन क्या है? सूर्य के उत्क्रांति के दौरान सूर्य लाल राक्षसी तारा अवस्था से जाएगा। अब अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया? सूर्य की अंतिम अवस्था श्वेत वटु होगी। इसके उत्तर में आएगा सत्य। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। उसमें से पहला प्रश्न है तारों का निर्माण कैसे होता है। इसके उत्तर में आएगा निहारिकाओं के तारों के बीच की खाली जगहों में अनेक स्थानों में गैसों और धूल के प्रचंड बादल मिलते हैं, जिन्हें आंतर तारिकीय बादल कहते हैं। इन बादलों का आकार कुछ प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। किसी विक्षोभ के कारण ये आंतर तारिकीय बादल आकुंचित होने लगते हैं, तब उनका घनत्व तथा तापमान बढ़ता है और इन बादलों से एक तप्त गैस का गोला तैयार होता है।
बढ़ते घनत्व तथा तापमान के कारण वहां परमाणु केंद्रकों के संलयन से ऊर्जा की निर्मित शुरू होती है। इस ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा अथवा केंद्रकीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा निर्मित के कारण गैसों का यह गोला स्वयं प्रकाशित होता है। संक्षेप में तारे का जन्म होता है, तारे का निर्माण होता है। किसी विशाल अंतरतारकीय बादल के आकुंचन से एक ही समय पर अनेक हजारों तारे निर्मित हो सकते हैं। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या पूछा गया है, तारों की उत्क्रांति किस कारण होती है। इसके उत्तर में आएगा, सामान्यतः तारे दीर्घ कालावधि तक स्थिर रहते हैं तो भी उनकी स्थिति स्थायी नहीं होती। समय के साथ तारों के गुणधर्म में अत्यंत धीमी गति से परिवर्तन होता रहता है, उसे तारों की उत्क्रांति कहते हैं। तारों की उत्क्रांति का कारण उसके केंद्र का ईंधन जलना और उसकी मात्रा का कम होना होता है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या पूछा गया है, तारों की 3 अंतिम अवस्था कौन सी है। इसके उत्तर में आएगा, प्रत्येक तारे की उसके मूल द्रव्यमान के अनुसार निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में से एक अवस्था होती है। पहली अवस्था है, सूर्य के द्रव्यमान के 8 गुने से कम मूल द्रव्यमान वाले तारे अंतिमतः श्वेत बटु की अवस्था में आते हैं। दूसरा, सूर्य द्रव्यमान के 8 गुने से 25 गुने द्रव्यमान वाले तारे अंतिमतः न्यूट्रॉन तारे बनते हैं। और तीसरा है, सूर्य द्रव्यमान के 25 गुने से अधिक द्रव्यमान वाले तारे अंतिमतः कृष्ण विवर बनते हैं। अब अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, कृष्ण विवर यह नाम किस कारण पड़ा। इसके उत्तर में आएगा, सूर्य के द्रव्यमान के 25 गुने से अधिक द्रव्यमान वाला विशाल तारा जब उत्क्रांति के सोपान की अंतिम स्थिति में जाता है तब उस तारे का गुरुत्वीय बल बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस कारण तारों के पास की सभी वस्तुएं तारों की ओर आकर्षित होती हैं तथा इस प्रकार के तारे से बाहर कुछ भी नहीं निकल सकता, यहाँ तक कि प्रकाश भी बाहर निकल नहीं सकता। उसी प्रकार तारे पर पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित न होकर तारे के अंदर ही अवशोषित होता है, इसलिए हम इन तारों को देख नहीं सकते और उनके स्थान पर हमें केवल एक अति सूक्ष्म काला छिद्र दिखाई देता है, इसलिए उसका कृष्ण विवर नाम पड़ा है। अब हम अगला करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया, न्यूट्रॉन तारा यह किस प्रकार के तारों की अंतिम स्थिति होती है। इसके उत्तर में आएगा, जिस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 8 से 25 गुना होता है, ऐसे तारों की अंतिम स्थिति न्यूट्रॉन तारा होता है। ये तारा महाराक्षसी तारा अवस्था से जाते हैं तब उनका आकार 1000 गुना तक बढ़ जाता है। उत्क्रांति के अंत में होने वाला महाविस्फोट बहुत ही शक्तिशाली होता है। उसके बाद ऐसे तारे के केंद्र का भाग इतना आकुंचित हो जाता है कि उसका आकार केवल 10 किलोमीटर के लगभग हो जाता है। इस अवस्था में ये तारे पूर्णतः न्यूट्रॉन्स के बने होते हैं, अतः उन्हें न्यूट्रॉन तारे कहते हैं। न्यूट्रॉन्स के कारण निर्मित होने वाले बल को अनंत काल तक संतुलित कर सकता है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। चौथे के अ में क्या दिया गया है, यदि तुम सूर्य हो तो तुम्हारे गुणधर्म अपने शब्दों में लिखो। इसके उत्तर में आएगा, मंदाकिनी निहारिका में जो अरबों तारे हैं उनमें से सूर्य एक छोटा सा तारा हूँ। मेरा स्वतः का एक कुटुंब सौरमाला है, उसमें ग्रहों के उपग्रह, लघु ग्रह, धूमकेतु तथा उल्काप घटक सदस्य हैं। मेरे कुटुंब में सौरमाला मैं एकमेव तारा हूँ। पृथ्वीवासियों के बहुत नजदीक होने के कारण मैं उन्हें बड़ा दिखाई देता हूँ। वास्तव में मैं मात्र एक सामान्य तारा हूँ। मुझसे कम या अधिक द्रव्यमान, आकार तथा तापमान वाले अरबों तारे आकाश में हैं। मेरा द्रव्यमान 2 × 10⁻³ किलोग्राम है, जो कि पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 3.3 लाख गुना है। मेरी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की लगभग 100 गुनी अर्थात 6,95,700 किलोमीटर है। मेरे पृष्ठभाग का तापमान 5800 केल्विन है, तो केंद्र का तापमान 1.5 × 10⁻⁷ केल्विन है। मेरे द्रव्यमान का 72% भाग हाइड्रोजन का, तो 26% भाग हीलियम का बना होता है और शेष 2% भाग हीलियम की अपेक्षा अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के परमाणुओं के रूप में है। मेरी वर्तमान आयु 4.5 अरब वर्ष है। इस कालावधि में मुझमें मेरे गुणधर्म में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसा निष्कर्ष पृथ्वी के खगोलविदों ने निकाला है। मेरे जीवन काल की उत्क्रांति के अंतिम सोपान में
मेरा लाल राक्षसी तारे में रूपांतर होगा, बाद में विस्फोट होकर आगे मेरा रूपांतर श्वेत बटु पृथ्वी के आकार के जितने छोटे तारे में होगा और वही मेरी अंतिम स्थिति होगी। अब हम अगला करते हैं। ब में क्या दिया गया, श्वेत बटु संबंधित जानकारी दो। इसके उत्तर में आएगा तारों के मूल द्रव्यमान के अनुसार तारों की उत्क्रांति तथा अंतिम स्थिति के 3 प्रकार होते हैं। इनमें से एक समूह के तारों की अंतिम स्थिति श्वेत बटु होती है। जो तारे सूर्य के द्रव्यमान के 8 गुने से कम मूल द्रव्यमान के हैं, उन तारों की उत्क्रांति के दौरान प्रसरण होता है तथा उनका आकार 100 से 200 गुना बढ़ता है। इस अवस्था में बड़े आकार तथा कम तापमान के कारण ये तारे लाल दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें लाल राक्षसी तारा भी कहते हैं। उत्क्रांति के अंत में तारों का विस्फोट होता है, बाह्य गैसों का आवरण दूर फेंक दिया जाता है तथा अंदर का भाग आकुंचित होता है, मात्र घनत्व बहुत बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप ये तारे आकार में पृथ्वी के जितने छोटे हो जाते हैं। तारों में इलेक्ट्रॉनों के बल तारों के गुरुत्वीय बल को अनंत काल तक संतुलित करने के लिए पर्याप्त होता है। इस अवस्था में ये तारे श्वेत दिखाई देते हैं। उसी प्रकार वे आकार में भी छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें श्वेत बटु कहते हैं। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 19 का स्वाध्याय कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न उत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।